हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर एस्पिरेंट्स, आप सबको पता होगा कि हम लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से जिनको एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। आप सबको पता होगा कि सेकंड लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, उनकी कंडीशंस डिस्कस किए थे कि कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशन होता है और कब नो सॉल्यूशन आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का। और मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सब ने वो समझा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को उसमें कन्फ्यूजन था तो उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम फिर से इन एग्जाम्पल्स में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इस एग्जाम्पल से। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे होगा, आपको वहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई होगी और आपका क्वेश्चन होगा आप बताइए कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, उसके मनी इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशन है और उसका नो सॉल्यूशन होगा। या आपको ये भी बताएगा वहाँ पे क्वेश्चन में कि ये क्या ये कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे कि आप बताइए कि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, आप बताइए वो क्या वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। ऐसे जब इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करता है दो लाइन्स, तो हम क्या बताते हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको ये सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। और जब पैरेलल होता है, ऐसे जब पैरेलल होते हैं दो लाइन्स, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन निकलते हैं, जब हम उनको ग्राफ में इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालते हैं, तो वहाँ पे अगर पैरेलल लाइन ऐसे आई तो उसका मतलब है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पैरेलल का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे तीसरी टर्म जो है दैट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, अगर हमने एक पेयर ऑफ एक इक्वेशन जो ली, एक लीनियर इक्वेशन ली, उसका ग्राफ डाला, तो अगर वो ऐसे पैरेलल लाइन आई, फिर हमने दूसरी भी लीनियर इक्वेशन ली, उसका भी ग्राफ डाला, अगर उसका ग्राफ यही सेम लाइन पे आया, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। उस टाइम उस इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आया कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैंने दो लीनियर इक्वेशन ली हैं, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। ये दोनों लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स हैं। ठीक, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं x और y, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं x और y, और जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनका पावर 1 है। सो ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें दिखाना है क्या उस जो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या इसके यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इसके इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशन है, या क्या उसके नो सॉल्यूशन है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम आप एग्ज़ाम में ये करना जो मैंने आपको वहाँ पे केसेस बताए थे सेकंड लेक्चर में, आप वहाँ पे वही यूज़ करना। वो क्या मैंने बताया था वहाँ पे, पहले हम कंपेयर करेंगे जो आपको इक्वेशन दी गई होगी वहाँ पे, उसको कंपेयर करना है उस पेयर ऑफ इक्वेशन को इस जनरल फार्मूला से, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ तक समझ आया। तो फिर क्या करना है, ये जो यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रियल नंबर्स। कोफिशिएंट्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो यह इक्वेशन दो यहाँ पे
गिवन है यहाँ पे हमें, तो हमें यहाँ पे उनका जो x का कोफिशिएंट है वो होता है a1, जो y का कोफिशिएंट है दैट इज़ b1 फर्स्ट इक्वेशन का, और जो कांस्टेंट है यहाँ पे दैट इज़ c1। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में आपको ये a2, b2 और c2 लेना है। तो हमने यहाँ पे ये a1 a2, b1 b2 एंड c1 c2 के वैल्यूज़ निकाले। किसमें? इन दो इक्वेशन से हमने इनका वैल्यू निकाला। फिर आपको करना क्या है, आपको ये कंडीशन देखनी है, उन जो एक्स वेरिएबल जो है, जो उसका कोफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उनका आपको रेशियो लेना है दोनों इक्वेशंस में, ठीक। तो वो क्या है, a1/a2। जब आपने उनका रेशियो लिया, वो क्या आया यहाँ पे, a1 है 5 और a2 है 7, वो यहाँ पे 5/7 आया, ठीक। जब आपको ये a1/a2 मिला, इसी तरह आपको b1/b2 निकालना होगा। तो b1/b2 क्या होता है यहाँ पे, वो y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो उनका आपको क्या लेना है, रेशियो। जब आपने b1/b2 का रेशियो लिया, वो यहाँ पे -4, b1 है यहाँ पे -4 और b2 है यहाँ पे 6, ठीक। तो उसका लिया आपने रेशियो, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, तो क्या आया b1/b2 -2/3। इसी तरह आपको c1/c2 निकालना है, दैट इज कॉन्स्टेंट्स का कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंट्स का रेशियो, ठीक। वो यहाँ पे c1 जो है वो 8 है और c2 जो है वो -9 है, वो मैंने यहाँ पे लिया। तो हमें आया यहाँ पे a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो। क्या ये इक्वल है? तो ये ना a1/a2 है 5/7, b1/b2 है -2/3 एंड c1/c2 है -8/9। तो ये यहाँ पे डिफरेंट मिले। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, सो a1/a2 जो रेशियो है a1/a2 का, वो बराबर नहीं है b1/b2 का रेशियो। तो ये जब बराबर नहीं होते हैं, आपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा, जब a1/a2 का रेशियो बराबर नहीं होता है b1/b2 का रेशियो, तब हम बोलते हैं जो वो पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है, वो इंटरसेक्ट करती हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। उसका मतलब है उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। जब आपको किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ वो इंटरसेक्ट होगा एक ही पॉइंट पे, हम क्या बताते हैं वहाँ पे कि उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसका ओनली यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया आपको कि उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक। तो जब एक सॉल्यूशन होता है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इतना समझ आया? तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उनका क्या है, उनका यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिला। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। आपको करना क्या है, आपको फटाफट विदिन 30 सेकंड्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपको ये a1 a2 यहाँ पे नहीं लिखना है एग्जाम में, बस आपको रेशियो लेना है, a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है, c1/c2 क्या है, उनको कंपेयर कीजिएगा। अगर वो बराबर नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जाम्पल ली है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो मैंने यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन ली हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं मैंने यहाँ पे। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे भी x और y वेरिएबल है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल होने चाहिए, तो यहाँ पे हैं वो। तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। हम करते क्या है, हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जनरल फार्मूला से। जनरल फार्मूला क्या है, a1 ऑफ पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस की जनरल फार्मूला क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो आप देखिएगा यहाँ पे a1 a2 का वैल्यू, b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू किस में देखना है, ये जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर, यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें आप फाइंड कीजिएगा a1 का वैल्यू,
तो वो क्या है, x का कोफिशिएंट वो यहाँ पे 9 है, b1 का वैल्यू वो यहाँ पे क्या है 3 है, y वेरिएबल का कोफिशिएंट और c1 क्या है 12 यहाँ पे। ऐसे ही आप दूसरे इक्वेशन में a2, b2 और c2 का वैल्यू निकालिएगा, वो है 18, 6 एंड 24। फिर हमें क्या करना है, हमें रेशियो लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे a1/a2 निकालिए, आप यहाँ पे a1/a2 वो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, ये देखिएगा a1 है यहाँ पे 9, ये है 9 और a2 है 18, तो मैंने लिया 9/18। तो इसको कैंसिलेशन यहाँ पे पॉसिबल है, 9 1 और 9, 9 2 और 18, तो ये हमें यहाँ पे मिला 1/2। ऐसे ही हम लेंगे अब b1/b2, यानी कि जो y वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो हमें लेना है। वो क्या हमें यहाँ पे मिलेगा, b1 is 3, b2 is 6, तो वो है 3/6। कैंसिलेशन इज पॉसिबल, 3 1 और 3, 3 2 और 6, तो क्या मिला 1/2। ऐसे ही आपको c1/c2 लेना है, तो c1 है यहाँ पे 12, c2 है 24। जब उनका हमने रेशियो लिया तो वो भी आया 12/24, दैट इज़ 12 1 और 12, 12 2 और 24 कैंसिलेशन की मैंने, तो वो भी हमें 1/2 मिला। तो यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मिला, क्या मिला, जो रेशियो है a1/a2, b1/b2, c1/c2 वो सब सेम आया यहाँ पे तीनों हमें क्या वैल्यू आया 1/2। तीनों का वैल्यू, तीनों रेशियोज का वैल्यू हमें 1/2 मिला। इट मीन्स मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई, जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं उस टाइम जो सिस्टम होता है, उस टाइम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं, यानी कि उनके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब क्या है, जो वो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है अबोव जो दी गई है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे ये दो पेयर्स जो इक्वेशन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी गई है, अगर हम उनको ग्राफ में डालेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालेंगे तो उनका ग्राफ बनाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा। एक लीनियर इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो ऐसे आ जाएगा पैरेलल लाइन, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका भी उसी पे आ जाएगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन जो है वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा, दैट इज कोइंसिडेंट है यहाँ पे। उसका मतलब है उस जो इक्वेशन, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिले, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले। कैसे, जो भी इस लाइन पे पॉइंट्स है ना वो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, सॉल्यूशंस होते हैं उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो मतलब क्या है, जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तब हम बोलते हैं जो वो सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट या बोलते हैं डिपेंडेंट। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक ही एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या है, एक सोल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, ठीक। तो यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशंस मिले, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, तो जो सिस्टम यहाँ पे है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। इतना समझ आया। तो हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, हमने देखा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब मिलते हैं, जब रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल दी मैंने 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। दो लीनियर इक्वेशंस मैंने यहाँ पे ली इन टू वेरिएबल्स के, दोनों में सेम वेरिएबल्स हैं, दोनों लीनियर हैं क्योंकि वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है यहाँ पे। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं। हम जब ये लीनियर इक्वेशन है तब हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किसके साथ, जनरल फार्मूला के साथ। वो क्या है, वो है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x +
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम ये कंपेयर क्यों करते हैं आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा 6x, ये देखिएगा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो ये आपके अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको करना क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, आपको कंपेयर करना उसको जनरल फार्मूला के साथ। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा, ये जो जनरल फार्मूला है ये वैसा है ही नहीं, उसको पहले आप कंपेयर कीजिएगा ये वैसा क्यों नहीं है। जो यहाँ पे जो 10 है, जो यहाँ पे 10 है, इसको आपको इस साइड लाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा। ये वहाँ पे क्या आ जाएगा -10, तब ये इस फॉर्म में बन जाएगा, जनरल फॉर्म में। इतना समझ आया हम क्यों कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ? बिकॉज जो यहाँ पे ये कांस्टेंट है ये इस साइड था, राइट हैंड साइड था, ये सेम नहीं था जनरल फॉर्म के साथ। जब ये यहाँ आ जाएगा तब ये इज इक्वल टू 0 में आ जाएगा और ये 10 यहाँ -10 आ जाएगा, तब ये बन जाएगा जनरल फॉर्म। इसलिए हम करते हैं इक्वेशंस को पहले कंपेयर किसके साथ, जनरल फार्मूला के साथ। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब फाइंड आउट a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यूज। वो किस में निकलेंगे, इन दो इक्वेशंस में। तो a1 यहाँ पे क्या है, वो होता है फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, वो यहाँ पे 6 है, वही मैंने यहाँ पे लिया। a2 क्या है, वो जो सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होता है दैट इज a2, तो वो मैंने यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे 2 है। वैसे ही आपको b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, वो यहाँ पे -3 है। साइन मैटर करता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन मैटर करता है, आपको साइन लेके वो लेना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे b2 क्या है, y का सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, वो यहाँ पे -1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे b2 -1 लिया। सेम हियर c2 यहाँ पे 10 है और c3 यहाँ पे 9 है। जब मैंने ये वैल्यूज़ लिए तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें रेशियो निकालना होता है, किसके लिए, कि सॉल्यूशन कैसा है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने a1/a2 लिया, a1/a2, वो यहाँ पे क्या है, a1 है 6 और a2 है 2, तो वो लिया 6/2। यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, हमें क्या मिला, a1/a2 का रेशियो वो मिला हमें 3/1। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा 3/1। ऐसे ही आपको b1/b2 का कोफिशिएंट रेशियो लेना है, तो b1/b2, b1 है यहाँ पे -3, b2 है यहाँ पे -1, यहाँ भी माइनस, ऊपर भी माइनस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे मिला 3/1। ऐसे ही आपको c1/c2 का लेना है रेशियो, c1 हियर इज 10 एंड c2 हियर इज -9 सॉरी, तो वो आ जाएगा 10/9। इतना समझ आया? जब आपने ये कोफिशिएंट ये का रेशियो लिया, उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है, देखना है a1/a2 मिला 3/1, b1/b2 मिला 3/1, लेकिन c1/c2 मिला 10/9, तो यहाँ पे a1/a2 मिला इक्वल टू b1/b2, लेकिन b1/b2 नहीं मिला इक्वल, वो नॉट इक्वल टू है c1/c2। जो यहाँ पे ये कंडीशन हमें मिली, जब ये कंडीशन आती है, मैंने आपको समझाया था उस टाइम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं वो पैरेलल होती हैं। मतलब उसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है अगर ग्राफिकली देखेंगे वो पैरेलल आ जाएगा, और जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे ग्राफिकली वो भी पैरेलल लाइन मिल जाएंगी। जब आपस में पैरेलल लाइन हमें मिलती है सॉल्यूशन, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पैरेलल मिलता है, उस टाइम हम बोलते हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, तो जब नो सॉल्यूशन आता है तब जो वो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जब हमें सॉल्यूशन आ जाएगा नो सॉल्यूशन, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि जब हमें लाइन्स पैरेलल मिल जाएंगी, जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पैरेलल लाइन्स मिल जाएंगी, उस टाइम हम क्या बोलते हैं, जो सिस्टम होता है उसका नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। जो आपका एग्ज़ाम है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप यहाँ तक जो भी इस पे एग्जांपल्स बने आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपको एग्ज़ाम में ये सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपेयर दिस एंड दिस, ये आप बस दिमाग में रखो करना क्या है, वहाँ पे आपको बस ये रेशो निकालना है। तो फिर कंडीशन क्या मिलेगी वहाँ पे, अकॉर्डिंगली आपको फिर वो सॉल्यूशंस देखने हैं वहाँ पे क्या होगा। ठीक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमें जो ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, उसका हमें लास्ट टॉपिक है अब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते क्या हैं? अभी तक आपने ये देखा होगा, हम पढ़ रहे थे, हमारे पास यहाँ पे गिवन दी गई होंगी दो इक्वेशंस, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x और y का वैल्यूज़, जो वेरिएबल है उनका वैल्यूज़ हमें निकालना था। लेकिन और हमें ये भी फाइंड करना था कि सॉल्यूशन क्या है उन लीनियर इक्वेशंस की। लेकिन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है, यहाँ पे दिए गए होते मतलब जो क्वेश्चन है वो वर्ड्स में दिया गया होगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दी गई होगी। स्टूडेंट्स, आपको पहले क्या करना है, आपको ये जो लीनियर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं आपको उनको केयरफुली पढ़ना है। जब आप उनको पढ़ोगे केयरफुली, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो अननोन्स होते हैं, जो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं दी गई है, आपको पहले लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जब आप लीनियर इक्वेशन बनाओगे तभी आप फाइंड करोगे x और y का वैल्यू। लेकिन पहले क्या करना है, पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे वही यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बस मतलब वही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे बनाते हैं, वही हमें यहाँ पे केयरफुली बनाना है। तो रूल क्या है इसके लिए, रूल ये है कि आपको पहले जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम दी गई है यहाँ पे, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दी गई है यहाँ पे, आपको उसको केयरफुली पढ़ना है पहले। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें अननोन्स क्या है। अननोन्स मतलब जो हमें फाइंड करना है वो है अननोन्स। यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड टेबल रेस्पेक्टिवली। हमें जो यहाँ पे फाइंड करना है प्रॉब्लम में, उसको हम अननोन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रॉब्लम केयरफुली पढ़नी है, फिर आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा अननोन है। उतना समझ आया? फिर जब आपने आइडेंटिफाई किया अननोन को, उसके बाद आपको एज्यूम करना, जो वो अननोन है उसको एज्यूम करना एज वेरिएबल। ठीक, एक्स वाई वट एवर यू वॉन्ट। तो उसके बाद आपको वो एज्यूम करना वो अननोन एज वेरिएबल। जब आपने वो एज्यूम किया एज वेरिएबल, उसके बाद आपको फॉर्मुलेट करनी है इक्वेशन, फॉर्मुलेट करनी है लीनियर इक्वेशन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एज्यूम्ड वेरिएबल्स। ठीक, जो आपने एज्यूम किए वेरिएबल्स, इन टर्म्स आपको वो इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे फॉर्मुलेट करनी है, तब जाके आपको सॉल्व करना है वो इक्वेशन, और आपको मिल जाएगा ये अननोन्स का वैल्यू। इतना समझ आया? तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे जो एग्ज़ाम मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं आर्टिकल एंड देयर कास्ट्स। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है आर्टिकल्स एंड देयर कास्ट्स, या आती हैं बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, या एज प्रॉब्लम्स और डिस्टेंस एंड स्पीड। पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कास्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, मैंने क्वेश्चन लिया 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2200 and 5 chairs and 2 tables cost ₹2230. ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 4 चेयर्स और 3 टेबल्स आपको ये लाने पड़ेंगे, लेकिन उनका जो कॉस्ट है वो 2200 है। इतना समझ आया? ऐसे ही आपको 5 चेयर्स, 5 कुर्सियाँ और 2 टेबल्स, उनका कॉस्ट है 2230। आपको बताना है एक चेयर का कॉस्ट क्या है और एक टेबल का कॉस्ट क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, प्रॉब्लम पढ़ ली आपने, तो आपने समझा होगा कि यहाँ पे अननोन क्या है। तो क्या है यहाँ पे अननोन बेटा? तो यहाँ पे जो अननोन है वो है कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड कॉस्ट ऑफ ए टेबल। तो हमें यहाँ पे
चेयर का कॉस्ट निकालना है, एक चेयर का और एक टेबल का, एंड ए मीन्स एक, तो एक चेयर का हमें कॉस्ट निकालना है और एक टेबल का कॉस्ट निकालना है। जो यहाँ पे अननोन्स है, मैंने क्या बोला था, उसको हमें एज्यूम करना वेरिएबल। तो मैंने माना लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल टू वाई। इतना ठीक है। तो जब आपने इन अननोन्स को क्या किया, उनको एज्यूम किया एज वेरिएबल, उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। अब 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। 4 चेयर्स को आपने क्या माना, कौन सा वेरिएबल नाम दिया, एक्स। ठीक, लिखा मैंने 4 चेयर्स, मीनस ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ है। 4 चेयर्स, चेयर्स है यहाँ पे एक्स, तो उसको मैंने 4x लिखा। इतना समझ आया। एंड का मतलब, अगर आप क्वेश्चन में एंड देखोगे, उसका मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। ये एडिशन का ऑपरेशन होता है एंड। ठीक, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे एंड के बदले। 3 टेबल्स, 3 टेबल्स को हमने कौन सा वेरिएबल माना, वाई। ठीक, तो 4 चेयर्स और 3 टेबल्स का कॉस्ट कितना है, 2200। तो ये कितने में आते हैं, इज इक्वल टू 2200। तो ये पहली लीनियर इक्वेशन बनी। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये पहली लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बनी। तो बनाई हमने क्या, लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे दी गई है, आप देखिएगा, एंड, और सेकंड कंडीशन है ये 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹2230। 5 चेयर्स को क्या माना, एक्स, एंड का मतलब प्लस 2 टेबल्स, टेबल्स को क्या माना, वाई, कॉस्ट कितना है उनका, 2230। तो वो मैंने सेकंड लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ली है। इतना समझ आया। तो मुझे यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन बनी। बस जब आपने लीनियर इक्वेशन फॉर्मुलेट की, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपने ऊपर ही किया है वही, जो आपने आज तक इस चैप्टर में पढ़ा है वही करना है। तो आपने ये 2 लीनियर इक्वेशन बनाई। ठीक, उसके बाद आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये अब आपकी मैंने आपको मेथड्स दिखाए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ट्रिक। तो आप यहाँ पे जो आपकी मर्जी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इन x और y को फाइंड आउट करने में। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, मैंने बाय ट्रिक से किया, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। कैसे करना है, ट्रिक बताई, ट्रिक याद है, मैंने बताया था हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और आ जाएगा ऐसे। ठीक, तो इसको मल्टीप्लिकेशन किया, वो 6690, फिर इसको किया, इन दोनों को ऐसे। हमें देखो, मैंने आपको ट्रिक में बताया था यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, बीच में क्या, माइनस, तो यही मैंने यहाँ पे किया। फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अल्फा, याद है अल्फा, लेकिन माइनस है बीच में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 3 और 15 माइनस 4 2 और 8, वही लिखा यहाँ पे। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 6690 माइनस 4400 वो आ जाएगा यहाँ पे 2290, 15 माइनस 8 is 7। तो कैंसिलेशन, यहाँ पे हमें मिला x का वैल्यू 327.1। ये जो यहाँ पे x का वैल्यू मिला, हाँ ये क्या है, हमने x को क्या माना, हमने x को माना कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो यहाँ पे हमें एक चेयर का कॉस्ट मिला। ठीक, तो जब आपको x का वैल्यू मिला, उसको फिर पुट करना है किसी भी इक्वेशन में। ये जो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी है, ये उनमें से आपको ये x का वैल्यू पुट करना है। जब मैंने किया फर्स्ट इक्वेशन में 4x का वैल्यू दिया, x प्लस 3y इक्वल 2200, इसको सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 2200। तो 3y, हमें y का वैल्यू चाहिए, कॉन्स्टेंट्स को लाएंगे एक तरफ, यहाँ पे 2200, ये यहाँ पे प्लस है, ये इस साइड जाएगा माइनस, इसको माइनस कीजिएगा, वो आएगा यहाँ पे 891.6। बट हमें y का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 3y है, 3 इसको मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ये राइट साइड की तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय में। ठीक, उसको यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिएगा, हमें y का वैल्यू मिलेगा, वो है 297.2। लेकिन ये y को हमने क्या माना था, वो अननोन क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। तो हमें यहाँ पे मिला कॉस्ट ऑफ 1 चेयर भी और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल भी। इतना समझ आया। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में होगा
यहाँ तक सेम होगा, ठीक। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया होगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स एंड 5 टेबल्स रेस्पेक्टिवली। तो आपको कितने, अभी जो क्वेश्चन आपने किया, डिस्कस किया मैंने, वो था एक चेयर का और एक टेबल का। अगर आपके क्वेश्चन में अब होगा 6 चेयर का और 5 टेबल का कॉस्ट निकालना है, तो आप उस टाइम क्या करोगे, आपको यही यहाँ पे यूज़ करना है। जब आपने यहाँ तक किया, x और y का वैल्यू निकाला, उसके बाद आपको क्या करना है, 6 आपको किसका निकालना है, 6 चेयर्स वो x माना प्लस 5 टेबल्स वो y माना, तो उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है उस टाइम। कैसे, आपको जो x का वैल्यू मिला वो इसमें पुट कीजिएगा, y का वैल्यू मिला वो इसमें पुट कीजिएगा, इसको फिर सॉल्व करिएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो उस टाइम उसका आंसर, उस क्वेश्चन का, उस वर्ड प्रॉब्लम का आंसर होगा। इतना समझ आया। तो वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो इसके बाद हमें और वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। तो अब यहाँ पे और हमें वर्ड प्रॉब्लम्स देखनी है बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम एंड बेस्ड ऑन एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक। और उसके बाद मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ दिखाऊंगी कि कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं एग्ज़ाम में। आज यहाँ पे ही इख्तिताम करते हैं ये लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।